है ना, होली मार्च का महीना, वैसे दिन आ रखे हैं। बढ़िया है क्या भाई? तो बीच बीच में गायब क्यों हो जाए? और वो अमन ना कहाँ गया? उसके नंबर तो बिल्कुल नहीं आते। तुम्हारे पिछली बार किसका है पहली रैंक किसकी? वो कौन है? तेरी? अच्छा 2 नंबर है तेरी। फिर तीनों ऊपर लड़के हैं तीनों। हाँ वो तो मैंने देखी थी। और छोरो शर्म को नहीं आ गया इतना बैठे हो हैं? ठीक है करो। चलो आवाज आ रही है कि नहीं? वो कोई बोल ही नहीं रहा, नो जुड़ गए। आ रही है ना? अब तो नीली बत्ती जल रही है उसकी। आज भी अपनी 2 क्लास होगी तो कुर्सी की पेटी बांध लो। हाँ सतीश नहीं है। ऐसे कैसे कर रहा है? हाँ? तो एक में बहुत मुश्किल था इसको पढ़ना, 2 में पढ़ना पड़ेगा है ना? कोई नहीं भाई। राम 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 है। कल वाला वो तो कराएंगे। ठीक है भाई। कल क्या पढ़ा आपने? सोशल इंटरेक्शन पढ़ा ना? सोशल इंटरेक्शन कितने टाइप का था भाई? 5, पॉजिटिव और नेगेटिव। 5 इंटरेक्शंस पढ़े, उसमें 3 पॉजिटिव इंटरेक्शन थे, 2 कैसे थे? नेगेटिव। पीछे मत बैठो। ठीक है, इंटरेक्शन अपन ने देखे 5 है ना? 3 पॉजिटिव कौन कौन से थे? अकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा क्या? नेगेटिव कौन कौन थे? कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। उसमें अपन ने देखा अकोमोडेशन कितने टाइप का हो सकता है? फॉर्म देखिए उसकी, अपन ने 5 फॉर्म से अकोमोडेशन हो सकता है। कौन कौन थे भाई? कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, टॉलरेंस हो सकती है, कन्वर्जन हो सकता है, आर्बिट्रेशन हो सकता है और ट्रस्ट हो सकता है। सबका पता है ना तुमको? कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है? गिव एंड टेक होता है। हाँ, वो एग्रीमेंट जब तक चल देगा तब तक कॉम्प्रोमाइज चलेगा। ठीक है, जब तक गिव एंड टेक चलेगा। ठीक है, उसके बाद टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब दोनों के व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं पर रेस्पेक्ट करते हैं व्यू पॉइंट। हाँ है ना? ठीक है, फिर उसके बाद कन्वर्जन में बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसके बिलीफ्स दूसरे के जैसे कर लेता है वो। फिर आर्बिट्रेशन में क्या होगी? थर्ड पार्टी। जब 2 पार्टी आपस में लड़ने वाली वो समझौता नहीं कर पाती तो कोई तीसरी पार्टी उनके आगे बीच में क्या करवाती है? समझौता। उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन। ये अकोमोडेशन का फॉर्म है। ट्रस्ट क्या होता है भाई? सीज फायर। ठीक है, इतनी चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है भाई? बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल फ्यूजन हो जाता है। कल्चर कोई पहचान नहीं सकते कि ये अलग है।
एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेशन में बताया कि साथ मिलके कोई एक गोल की तरफ काम कर रहे हैं ना, वर्किंग टुगेदर। फिर कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, एकदम वाइप आउट करना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है सामने वाले को, ठीक है। कंपटीशन में compete करता है रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद क्या था भाई, इंस्टीट्यूट्स, इतना ही पढ़ा ना अपन है। सोशल इंस्टीट्यूट मतलब मैंने क्या बताया, क्रिस्टलाइज मैकेनिज्म। सोसाइटी ने किसके लिए बनाया भाई, किसके लिए बनाए इंस्टीट्यूशंस, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, है ना। बस ये याद रखना है, क्रिस्टलाइज मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर अपन ने क्या बात किया, कौन कौन से थे भाई, 5 बताए ना, कौन कौन से थे, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट, ठीक है। 5 याद रखना है सोशल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, एक होता है इनके फंक्शंस है ना जो इंस्टीट्यूशन के, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, ठीक है। और एक होता है लेटेंट, लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन और एक लेटेंट फंक्शन, ठीक है। मैनिफेस्ट का मतलब वो जो दिख रहे हैं, जो अपन चाहते हैं करने। जैसे अपन ने कहा एजुकेशन अपन इसलिए दे रहे हैं कि अपन क्या कर सके, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में बदल चेंज कर सके, ठीक है, इसलिए एजुकेशन देना चाहते हैं। तो वो कैसा हुआ, मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब एजुकेशन से कोई ईमानदार हो गया एजुकेशन की वजह से, ठीक है, तो वो उसका लेटेंट फंक्शन है। अपन उसमें ईमानदारी नहीं सिखा रहे थे, अपन तो सिर्फ नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल सिखा रहे थे, बट उस एजुकेशन की वजह से, और वो उसने ईमानदारी सीख ली, अच्छा बोलना सीख लिया, मृदुलभाषी हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लेटेंट फंक्शन हो गया। कि भाई एक तो प्रत्यक्ष कार्य, कि भाई एजुकेशन का प्रत्यक्ष कार्य क्या है, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल प्रोवाइड कराना, जबकि उसके साथ साथ कुछ आदर्श चीजें भी वो उसके साथ में सीख गया, तो वो क्या है, लेटेंट फंक्शन। तो 2 टाइप के फंक्शन हो सकते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। तो फंक्शंस लिख लो भाई, फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके एग्जांपल लिख लेना मैनिफेस्ट फंक्शन का। लिखो, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, मैनिफेस्ट का मतलब यहां से समझ में आ जाएगा एग्जांपल से, तुमको एग्जांपल लिखो। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लिखना, इसको प्रत्यक्ष लिख सकते हो ना। एग्जांपल लिखो, द प्रोविजन ऑफ बेसिक एजुकेशन, द प्रोविजन ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये मैनिफेस्ट फंक्शन का एग्जांपल लिख लो। हाँ, द प्रोविजन ऑफ बेसिक एजुकेशन, द प्रोविजन ऑफ बेसिक एजुकेशन imparting, the provision of basic education imparting KAS, knowledge, attitude and skill to the children's.
ठीक है, लेटेंट में लिख लो, द स्कूल डेवलप loyalty ठीक है, टू द चिल्ड्रंस। समझ में आ गया डिफरेंस? प्रत्यक्ष काम क्या है एजुकेशन का? नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में चेंज करना, ठीक है, जबकि लॉयल्टी भी उसके साथ में आ रही है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कह दिया? हाँ कुछ भी आ सकता है। ईमानदारी, हाँ हाँ सही है तो, हाँ ठीक है। ये चीज सीख गए, 5 चीजें थी। अब फैमिली में तुमको डेफिनेशन लिखाई हुई है, रिलीजन की डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है क्या? हाँ लिख लो, है ना? किसकी नहीं लिखी हुई? एजुकेशन नहीं है क्या? एजुकेशन लिख लो भाई, 5 है, 5 याद रखना इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नोट्स में अगर 4 हैं तो 5 कर लेना। एजुकेशन और ऐड कर लो, एजुकेशन सबको पता है, अपन डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। क्या बताऊं? ये इस नाम समझ में नहीं आ रहा क्या? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जो सामने दिख रहा है, जो अपन चाहते थे, इंटेंट था जो अपना, ठीक है, जो काम करने का इंटेंट था कि भाई एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में चेंज हो सके इसलिए दे रहे हैं, वो अपना इंटेंट है। तो अगर इंटेंट था अपना, वो चीज ही गई, तो वो तो क्या है? मैनिफेस्ट फंक्शन। किसका? सोशल इंस्टीट्यूशंस का। बट उसके साथ में अपन जो नई इंटेंट करते वो भी सीख गए, तो वो क्या है? लेटेंट है, ठीक है, अप्रत्यक्ष। वो प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा, अपना प्रत्यक्ष ऑब्जेक्टिव नहीं था वो अपन इंटेंट नहीं था अपना, बट वो उसके साथ सीख गए, ठीक है, अपने आप ही। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत हो सकते हैं कि भाई नॉलेज भी नेगेटिव हो सकता है, एटीट्यूड भी अपन तो चाहते हैं ऐसा हो पर ऐसा हो सकता है, ठीक है। पर अपने को ध्यान रखना है कि मैनिफेस्ट और लेटेंट का क्या मतलब है, इतना समझ। इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलो इतनी चीज भाई इसके अंदर अपने को इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना है, ठीक है। 5 है तो क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन? तो 3 तो दिए होंगे, एक कोई और बीच में घुसा देगा, ठीक है। बस लिखो भाई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। नहीं है क्या? बताऊंगा ना। इंस्टीट्यूशन क्या कहोगे फिर? संघ, समाज के संघ, ठीक है, वो समाज के संस्थान थे, ठीक है, वो संस्थान है, ये संघ। अंतर समझ गए? हाँ 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 हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन अलग हो गए, ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गए। संस्थान की एक अब अलग कैसे होंगे ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूशंस? क्योंकि वो क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म है, उनकी नींव बहुत मजबूत है, वो जब से सोसाइटी बनी है उसके साथ साथ चल रहे हैं वो, ठीक है। तो क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पे बेस्ड होंगे, वो कौन होंगे? सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब बात करेंगे अपन ऑर्गेनाइजेशंस की, लिख लो भाई,
इसमें नहीं दिया हुआ ना। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिख लो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, फिर हम समझते हैं क्या है। ए ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रक्चर्स, ये ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रक्चर्स wherein people purposefully associate wherein people purposefully associate in systematically arranged units to promote and achieve some common purposes or interests, that are not specifically expressed in the institution, क्या है भाई, ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है। ठीक है, किस लिए बनाई है उन्होंने, किस लिए बनाई है, कोई कॉमन पर्पस और इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए, जो इंस्टीट्यूशन में अलग से एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। समझ आ गई? संस्थान और संघ में क्या अंतर है, समझ में आया? ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप है, आपस में लोगों ने बनाया है। ठीक है, किसके लिए, कुछ स्पेसिफिक अपने इंटरेस्ट और पर्पस फुलफिल करने के लिए, जैसे रोटरी क्लब बना लिया, जैसे कोऑपरेटिव क्लब बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ ठीक है, एफपीओ बना लिया, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट था, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने बना लिया। समझ आ गई बात? अब इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस पता चल गया, बस तो यही जानना है अपने। अब देखो, इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ political structure, on the basis of क्लासिफिकेशन है, ऐसे डाल लेना क्लासिफिकेशन। ठीक है, दो टाइप का होता है भाई, प्रिस्क्राइब्ड और वॉलंटरी। वॉलंटरी मानी क्या होता है भाई, वॉलंटरी मानी क्या है, बस इतनी ध्यान में रखनी है। जहां वॉलंटरी का मतलब आ जाए विद चॉइस, इनवॉलंटरी मतलब विदाउट चॉइस। तो वॉलंटरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेंबर क्या होगी,
विद चॉइस होगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपनी चॉइस से अगर किसी के साथ शामिल हुए हो तो तुम क्या हो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और अगर प्रिस्क्राइब्ड है, किसी ने तुमको प्रिस्क्राइब की है कि तुमको करना है, इसमें शामिल होना है, ठीक है, तब क्या हो जाएगी, प्रिस्क्राइब्ड, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनवॉलंटरी, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिखना चाहो तो प्रिस्क्राइब्ड में लिख लो, वॉलंटरी में लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, लिखो which exist in totalitarian which exist in, बताऊंगा क्या होता है, in totalitarian societies and are partially or wholly मतलब कंप्लीटली, होल से होली, पार्शली और कंप्लीटली लिख सकते हो, पार्शली और कंप्लीटली। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड and controlled with membership usually compulsory। अब कंपल्सरी पे ध्यान देना, अभी ज्यादातर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी और इनकी मेंबरशिप होगी वो कंपल्सरी है, ठीक है। सर परसों टेस्ट में अभी जो पढ़ा रहे वो वही आएगा या पूरा आएगा, जब तक पढ़े हुए हैं तब तक, है ना। आज वाला भी कंप्लीट आएगी सोशियोलॉजी। अब इसमें और रहने दो, ठीक है। लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो पर रहने दो, ठीक है। इतना ध्यान रख लो, प्रिस्क्राइब्ड और वॉलंटरी ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे ओपन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनमें अपन कहीं भी जाके मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। कई ऐसी होंगी क्लोज ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिसमें तुम पहले उसके लिए क्वालिफाइड होगे तभी आप उसके मेंबर बन सकते हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एक तो ओपन हो गई, एक होगी क्लोज ऑर्गेनाइजेशन। ओपन मतलब कोई भी चाहे जब उसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। एक क्लोज ऑर्गेनाइजेशन होगी, कभी उसमें उसका मेंबर बनने के लिए तुमको उसके जो उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे तुमको एग्रीकल्चर डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो तुमको इस एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के लिए तुमको जितनी क्वालिफिकेशन स्टडी है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हो गई क्लोज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और तुम गांव में यूथ क्लब के मेंबर बनने चाहते हो तो कभी जाके बन जाओ, चाहे तुमको कोई रोक थोड़ी रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन कल्चर। अब जो भी बात करेंगे ना आगे, यहां से हमेशा क्वेश्चन आएगा। कल्चर, सोशल कंट्रोल, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन उठता ही बनता है, ठीक है। नोट्स में तुम्हारे है क्या कल्चर, है ना। इसमें देखो
इसमें एक बात लिखी होगी तुम्हारे वाली में, एक नोट्स में, नोट्स निकालो जहां कल्चर लिखा है भाई। पेज नंबर है 29, ठीक है। इसमें जो सबसे नीचे नीचे पहली डेफिनेशन में बात लिखी है ना, इन शॉर्ट कल्चर इज सोशल हेरिटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको अंडरलाइन कर लो तुम्हारे नोट्स में। अब देखो क्या लिखा है भाई, कल्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स होल है किसका, जो भी लॉज, वैल्यूज, नॉर्म्स, एथिक्स, जो भी सोसाइटी के अंदर चल रहा है उस सब का एक कॉम्प्लेक्स है, उसको सबको इकट्ठा कर देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, कल्चर। इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, सोशल हेरिटेज। मतलब सोसाइटी से जो अपन सीखते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस में ला रहे हैं, जो सोसाइटी जैसे पीछे बिहेव कर रही थी उसको अपन आगे लेके जा रहे हैं, तो वो क्या है, कल्चर है अपना, ठीक है। तो आएगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल हेरिटेज, तो अपन क्या कहेंगे, कल्चर, ठीक है। डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि ये कॉम्प्लेक्स है किसका, जो भी सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स है, रूल्स है, वैल्यूज है, ठीक है, एथिक्स है, उन सब का एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, उसको क्या बोल देंगे, कल्चर बोल देंगे, ठीक है भाई। ठीक, इसके बाद में इसमें सबसे मेन बात क्या है, इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है कल्चरल ट्रेट। ये क्वेश्चन आता है भाई एक तो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर, कल्चरल ट्रेट। ये कल्चरल ट्रेट मिलके बनाती है कल्चरल कॉम्प्लेक्स, और ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिलके बनाते हैं कल्चरल स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना है। देखो अब मैं समझाता हूं क्या है। क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज कल्चरल ट्रेट। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा भाई सीधा सा। इसमें ऑप्शन में दिए होंगे कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर, ट्रेट, और एक और कुछ दे देगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर, क्या है भाई, कल्चरल ट्रेट। अपने आप में ये क्या है, सेल्फ डिफाइन है, ठीक है। तो कल्चरल ट्रेट अपन क्या कह सकते हैं भाई, किसको कल्चरल ट्रेट बोलेंगे, दो टाइप के हो सकते हैं कल्चरल ट्रेट, या तो मेटेरियलिस्टिक हो सकता है या नॉन मेटेरियलिस्टिक हो सकता है। जैसे कोई कल्चरल ट्रेट ये हो सकता है किसी कल्चर में कि धोती पहनना, तो मेटेरियल है, धोती एक मेटेरियल है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटेरियल ट्रेट। वो सब का पूरा कल्चर है उसका, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे खा रहा पी रहा, वो सारी चीजें कल्चर है। उनमें से एक सबसे छोटी यूनिट क्या है, धोती, धोती पहन रहा है, तो वो क्या है, कल्चरल ट्रेट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। अब नॉन मेटेरियल कल्चरल ट्रेट किसको बोल सकते हैं, हाथ जोड़ के राम रोमी करना, कि आपस में हाथ जोड़ी, तो ये क्या है, नॉन मेटेरियल है ना, मेटेरियल तो नहीं है इसमें, ठीक है। कोई बड़ा दिख गया तो उसको नमस्ते कर दिया झुक के, बैंट होके, तो ये क्या है, कल्चरल ट्रेट है। कि सलूट कर दिया किसको, झंडे को, झंडा राष्ट्रगान बजा तो खड़े हो गए, तो ये सबसे छोटी छोटी चीजें हैं जो क्या कहलाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर क्या कहलाती है, कल्चरल ट्रेट। ये दो हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक हो सकता है। इसका एग्जांपल लिख लेना भाई, लिखा है क्या तुम्हारी में, हाँ लिखा है, हाँ तो लिख लेना। धोती साड़ी पहनना, नॉन मेटेरियल में क्या लिख लेंगे, प्रेसिंग पाम टुगेदर,
क्या दे रखा है? नॉन मेटेरियल प्रेसिंग पाम टुगेदर, दोनों प्रेसिंग मतलब प्रेस किया किसको? पाम को आपस में, तो मतलब नमस्ते होगी। किसका? किसके अंदर क्या दे रखा है? किस में दे रखा है? ये मेटेरियल कल्चर नॉन कल्चर है, मैं कल्चरल ट्रेट की बात कर रहा हूं। दोनों में डिफरेंस है, कल्चर और कल्चरल ट्रेट में डिफरेंस है ना। ध्यान से पढ़ो कि कल्चर लिखा है, कल्चरल ट्रेट लिखा है, ठीक है। ये छोटी छोटी यूनिट है। कल्चर का मतलब हो गया सब एकदम मिला लिया सबको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है। जैसे अब मैं बोलूं कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, जैसे हिंदू धर्म में जो धागा सेरेमनी होती है ना, धागा बांधते हैं, जनेऊ, जनेऊ थ्रेड बोलते हैं उसको, थ्रेड सेरेमनी है ना, तो वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। उसमें सिर्फ एक धागा नहीं बनता, उसके साथ में और भी वैल्यू साथ में ऐड हो जाती हैं कि चोटी रखेगा, ये जनेऊ के साथ में ये नियम होगा, वो सारी चीजें होंगी, है ना। तो धोती पहनने का नियम थोड़ी है, धोती के साथ में तो सिर्फ धोती है, उसके साथ में उसको निभाने के तरीके भी हैं, और भी उसके साथ में मोरल वैल्यूज जुड़ेंगी उसमें। ठीक है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिखोगे। तेरा आंसर नहीं दे सकता, क्या समझाऊं? इसमें कोई समझाने वाली बात हो तो मैं समझा दूं, फालतू दिमाग लगाएगा तो क्या ही समझा सकता हूँ। मतलब भाई वो जनेऊ के साथ में वो सब क्रियाएं करनी जरूरी होती है यूं कैसे? जनेऊ तो एक उसके नियम और जुड़ गए ना, उसके साथ मोरल चीजें और जुड़ गई तो कॉम्प्लेक्स बन गया वो। धोती के साथ कोई मोरल नहीं है कि भाई तू यहाँ तक पहनेगा नीचे तक पहनेगा, उसकी वैल्यूज नहीं है कोई, नहीं पहने तो भी ऐसे कोई तेरे फर्क नहीं पड़ रहा, पजामा डाल ले जाए, ठीक है। पर थ्रेड अगर पहन लिया तो उसके साथ में कुछ नियम होंगे उसके, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया, वो उसमें और चीजें भी जुड़ गई। अब धोती के साथ सिर्फ एक धोती है, हाथ जोड़ने के साथ एक सिर्फ हाथ जोड़ना है, तू हाथ ऐसे जोड़ ऐसे जोड़ ऐसे जोड़, कोई नहीं बोल रहा तेरे को झुक मत झुक, ठीक है। बैंड तू ऐसे पूरा हो जा थोड़ा हो जा, उसमें कोई फर्क थोड़ी है, उसके साथ कोई नियम थोड़ी जुड़ा है, वो एक कैरेक्टर एक ही है, अकेला है, ठीक है। इसलिए उसको अपन ने बोला स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, इसलिए वो ट्रेट है। अब एक के साथ में और जुड़ जाएंगे ट्रेट मिलके, एक से ज्यादा ट्रेट अगर शामिल हो गए तो वो क्या बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा ट्रेट्स मिल गए तो वो क्या बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स मिलके क्या बना देंगे? कल्चर की स्ट्रक्चर बना देंगे कि ये ऐसा कल्चर है। समझा की बात? तो ये इसकी पूरी कहानी है कल्चर का, ये पूरा कल्चर है, सबसे छोटा, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसकी क्या बनेगी? एक स्ट्रक्चर बनेगी, पूरा कंप्लीट कल्चर बन गया, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लिख लो भाई, कल्चरल कॉम्प्लेक्स का। थ्रेड सेरेमनी, थ्रेड सेरेमनी, थ्रेड सेरेमनी इन हिंदू ब्राह्मण। स्ट्रक्चर या इसको कॉम्प्लेक्स, कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी हो गया ना, इसको पैटर्न नहीं बोलते हैं। अरे जो पहनता है वो तो करता ही होगा, वो तुम्हारे वाले ब्राह्मण, स्ट्रक्चर या पैटर्न है ना, ये
ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? कल्चरल स्ट्रक्चर या कल्चरल पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आ जाए क्वेश्चन की ग्रुप ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कल्चरल स्ट्रक्चर या कल्चरल पैटर्न। ठीक है, इसको पैटर्न ही ज्यादा लिखा होगा ना, तो ये स्ट्रक्चर ना मानो तो भी कोई बात नहीं है, पैटर्न मानना है ना, इसको कल्चरल पैटर्न मानना। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अब देखो कल्चर के फॉर्म्स लिखो, यहां तक समझ में आ रहा है ना? कल्चर, कल्चर क्या है भाई? सोशल हेरिटेज है या कॉम्प्लेक्स है किस चीज का? जो भी सोसाइटी में वैल्यूज है, एथिक्स हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, फोक वेज हैं, सबका एक कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? कल्चर कहलाएगा। उसके बाद में अपन ने देखा कि कल्चर किससे मिलके बना होता है? कल्चर ट्रेड से, उसके बाद में कल्चर कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर कॉम्प्लेक्स से कल्चर पैटर्न बनता है कि इसका कल्चर ये इस पैटर्न का कल्चर है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कल्चर की? कल्चरल ट्रेड। फिर दो या दो से ज्यादा कल्चरल ट्रेड मिलकर क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा? पैटर्न। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? ये इतनी चीज अपन ने कल्चर में अब तक देखी है। अब अपन देखें फॉर्म ऑफ कल्चर। फॉर्म इसकी हो सकती है एथनोसेंट्रिज्म, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। अब देखेंगे अपन एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है। एथनो, जीनो, एंड टेम्पो। ये तीन टाइप का फॉर्म ऑफ कल्चर हो सकता है। इसमें लिखा है नोट्स में? एक लिखा है, हाँ तो तुम दो लिख लो। मान जा, देखो भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एथनोसेंट्रिज्म। ये समझते हैं अपन क्या होता है। देखो लिख लिया ना? अब एक चीज देखो, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है जो अपने कल्चर को क्या मानता है? सुप्रीम मानता है। सुप्रीम, सबसे सुप्रीम क्या है? मेरा कल्चर है। जैसे हिटलर ने क्या बोला कि भाई जो मेरा कल्चर है, जर्मन कल्चर है, ठीक है, वो क्या है? नाजी, नाजी कल्चर वो जो बोलता ना कि वो सुपीरियर है, उसके अलावा जो भी है वो क्या है? जर्मनी में इंफीरियर है, कि अपन ही है सबसे, अपन सबसे तकड़ी रेस है। ठीक है, तो वो हाँ बंद हो गया, वो वापिस चलेगा क्या? हाँ ठीक है, तो वो क्या है? एथनोसेंट्रिज्म है, जो ये मानता है कि मेरा कल्चर सब सुपीरियर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब खत्म है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एथनोसेंट्रिज्म। अब इसका जस्ट उल्टा होता है जीनोसेंट्रिज्म, जो ये मानते हैं दूसरे का कल्चर सुपीरियर है, मेरा कल्चर नहीं, दूसरे का कल्चर सुपीरियर है, तो वो क्या है? जीनोसेंट्रिज्म। एथनो मीन्स सेल्फ, सेल्फ कल्चर सुपीरियर। ठीक है, जीनो मतलब दूसरे का कल्चर सुपीरियर, इसका उल्टा याद रखना, बस एथनो याद रखना ना, जीनो अपने आप रह जाएगा। और टेम्पो सेंट्रिज्म क्या है? कि प्रेजेंट है ना, वो सबसे सही है, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो बढ़िया है, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हो गया, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रलाइज्ड ऑन प्रेजेंट, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेम्पोसेंट्रिज्म। क्या लिख रखा है? हाँ, किस में लिख रखा है? हाँ मैं बताऊंगा ना ये क्या है, फैमिलिज्म, फैटलिज्म, ये बात करेंगे अपन। एक बार ये चीज से समझो, ये तो अलग चीज होगी कि कौन इसको रखते हैं, कल्चर को चेंज नहीं होने देते।
ठीक है, कल्चर को रिजिड कौन बनाता है, ये चीजें मतलब कल्चर चेंज को प्रमोट करती, नहीं प्रमोट होने नहीं देती, कल्चर चेंज नहीं होने देती। आगे आएगी बात, ये अभी इसमें नहीं उलझाते नहीं है ना। हाँ वो मैं बता दूंगा, इसमें अपन बीच में ऐड कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगी बात क्या है। ठीक है, ये नोट्स अभी तो मैं इनमें से पढ़ाना नहीं चाह रहा था। अब इस नोट्स में मैं तेरे को बता देता, अब तुम क्या याद करते हो, फेटलिज्म किससे रिलेटेड है क्या है पता ही नहीं, फेमिनिज्म किससे रिलेटेड है पता ही नहीं, तो क्यों पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अब ये फॉर्म ऑफ कल्चर है तो अपने को पता है कि एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, टेम्पोसेंट्रिज्म ऐसे याद रखना है। तो लिख लो एथनोसेंट्रिज्म में एक बात लिख लो, सीधी सीधी यही बात आएगी। टेंडेंसी ऑफ पीपल लिखी हुई है क्या एथनोसेंट्रिज्म की? हाँ, टेंडेंसी ऑफ पीपल टू कंसीडर देयर ओन कल्चर हाई वैल्यू। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। सुपीरियर ऑफ ऑल अदर्स, इसको अंडरलाइन कर लो भाई। ठीक है, इसके बाद में लिखो इसका जीनोसेंट्रिज्म लिखो, अपोजिट होता है एथनोसेंट्रिज्म की, और फॉरेन कल्चर इज बेस्ट, फॉरेन कल्चर इज बेस्ट या अपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म, फॉरेन कल्चर इज बेस्ट, बस इतनी लाइन याद रखनी है। ओन कल्चर इज सुपीरियर, फॉरेन कल्चर इज बेस्ट, इसमें ओन जरूरी है, इसमें फॉरेन है बस। ठीक है, अब होता है टेम्पोसेंट्रिज्म लिखो। हाँ, अपन क्या मानते हैं कि अपना कल्चर बेकार है, फॉरेन कल्चर अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, कि रात को पब में जा रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, अपने वाले छोड़ रहे हैं, तो वो क्या है, जीनोसेंट्रिज्म है। अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को क्या मानना, बेस्ट मानना या सुपीरियर मानना, जो अपन मान रहे हैं वेस्टर्न क्लोथ्स कहते हैं। हाँ वही, हाँ टेम्पोसेंट्रिज्म बता रहा हूँ ना, लिखो टेम्पोसेंट्रिज्म लिखो भाई। वेन तो वो भी जीनोसेंट्रिज्म हुआ ना, उनमें भी वो अपने को अपनाएंगे तो वो जीनोसेंट्रिज्म हुए, है ना। बस नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इसमें मतलब नहीं होता, है ना। तो वेस्टर्न कल्चर अगर अपन ने अपना लिया तो अपन नेगेटिव हो गए, ये तो कोई बात नहीं है। वो तेरे लिए गलत हो सकता है, कि जो अपना रहा है वो उसके लिए नहीं है। हाँ हाँ, तो वो तभी तो जीनोसेंट्रिज्म हुआ बंदा, उसकी टेंडेंसी जीनोसेंट्रिज्म कब होगी, जब वो फॉरेन कल्चर को बेस्ट मानेगा, तो उसके लिए जीनोसेंट्रिज्म सही है। तेरे को ये लगता है कि ये गलत है तो तू एथनोसेंट्रिज्म है। ठीक है, पहन के तो तू भी जीन्स बैठा है, पर कह रहा है गलत है। या तो अपनाओ फिर बोलो गलत है सही है, खुद करके जज कर रहे हैं कि गलत है सही है, तो ये तो सही बात नहीं है। तो मैं तो कह नहीं रहा ना, मैं तो एथनोसेंट्रिज्म में है नहीं मेरे में। मैंने तो ये बात बोली नहीं कि वेस्टर्न कल्चर खराब है, कि अपना कल्चर सुपीरियर है, मैंने तो नहीं कहा। किसके, मैं तो टेम्पोसेंट्रिज्म हूँ। हाँ बस प्रेजेंट के फेवर में हूँ। ठीक है, जो है वो सही है। चलो लिखो टेम्पोसेंट्रिज्म। when we all are inclined when we all are inclined when we all are inclined हाँ inclined झुकाव मतलब, ठीक है, to assume the present is to assume inclined to assume that present is more important than past, present is
मोर इंपॉर्टेंट देन पास्ट, कि तुम पहले आर्यन थे, द्रविड़ थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज तुम भीख मांग रहे हो, आज तुम कमा के खा रहे हो, उससे इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्पोसेंट्रिज्म। पास्ट में तुम्हारे दादा के पास कितनी जमीन थी, उससे आज तुम्हारा कुछ नहीं होना जाना। आज तुम्हारे पास क्या है वो ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है, टेम्पोसेंट्रिज्म। समझ गए बात, प्रेजेंट पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, ये तो एक तो मानता है अपने कल्चर को सुपीरियर, एक मानता है दूसरे के कल्चर को सुपीरियर। एक होता है टेम्पोसेंट्रिज्म जो कहता है आज रोटी खा ली, कल की कल देख ले। ठीक है, कल क्या था उससे मेरे को मतलब नहीं है, आज मेरे पास क्या है वो जरूरी। ये फॉर्म्स ऑफ कल्चर। ठीक है, चलो। हाँ, वो एनोमी होता है ना। नास्तिक तो अलग चीज होगी, वो कल्चर नास्तिक नहीं होता। कल्चर इज डिफरेंट मैटर। और रिलीजन पार्ट हो गया है ना, उसके अलावा सोसाइटी में रह रहे तो अपन कुछ तो है ही ना। कल्चर तो सबका मिक्सचर है, सबका कॉम्प्लेक्स है। कल्चर में रिलीजन भी आ गया है ना, उसमें सब कुछ आ गया, रिलीजन भी आप तुम्हारा एक कल्चर है। ठीक है, चलो। रिलीजन वैसे क्या है भाई? रिलीजन क्या है? सोशल। रिलीजन क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन। चलो भाई, अब देखो वैल्यू और बिलीफ में डिफरेंस देखो भाई। कल्चर अपने पढ़ लिया, कल्चर में एक चीज और आएगी, जो ये फेटरलिज्म और फैमिलिज्म और कंजर्वेटिज्म की बात हो रही है ना, वो क्या है, ये ऑब्स्टेकल्स हैं, है ना, जो वैल्यूज और बिलीफ को चेंज होने से रोकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, वैल्यू और बिलीफ क्या है भाई, चेंज करेंगे किसको और कौन रोक सकता है। जब अपने को पता होगा वैल्यू क्या है तब तो उसको रोकथाम करेंगे उसकी। बिलीफ का अपने को पता होना चाहिए कि बिलीफ क्या है, तब तो उसकी रोकथाम कोई करेगा। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं। फैमिलिज्म का मतलब फैमिली से जुड़ा होना। फेटरलिज्म क्या होता है भाई, कौन बताएगा? फेटरलिज्म अंधविश्वास, ठीक है, तंत्र मंत्र, वो फेटरलिज्म है। ठीक है, और कंजर्वेटिविज्म होता है ट्रेडिशनलिज्म, मतलब कंजर्व होना, कि भाई मैं ही यहां जहां हूं वहां से हिलूंगा नहीं, कंजर्व हूं मैं मेरी जगह। ठीक है, तो उसको कंजर्वेटिविज्म बोलते हैं। वो वैल्यू और बिलीफ को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, चेंज नहीं होने देते। तो अपन देख लेते हैं वैल्यू बिलीफ क्या होता है, उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन चेंज नहीं होने दे रहा है इनको। ठीक है, तब ये समझ में आ जाएगा तुमको फेटरलिज्म, फेमिनिज्म और कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है इस लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो वैल्यू। वैल्यू एंड बिलीफ दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले वैल्यू लिखो। लिखी हुई है कि तुम्हारे नोट्स में? नहीं ना, लिखो, वैल्यू लिखो। एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट ऑफ fully established aggregate of fully established and accepted rules comma procedures comma norms। ये क्या है? वैल्यू। ठीक है, बिलीफ लिखो, फिर दोनों को साथ में समझते हैं। बिलीफ लिखो, बिलीफ लिख लिया क्या सबने? बिलीफ लिखो। मेंटल कन्विक्शन, मेंटल कन्विक्शन,
mental conviction one has about the truth and or actuality of something. ट्रुथ और एक्चुअलिटी ऑफ समथिंग, कि भाई मैं भगवान में बिलीफ रखता हूं तो मैं उसको या तो उसमें ट्रू मानता हूं इसको, ठीक है, या उसमें मेरी क्या है, वो बिलीफ है, मेरा मेंटल कन्विक्शन है कि या तो वो ट्रू है, भूत है, वो सही है, तो वो मेंटल कन्विक्शन है कि वो ट्रू है, तो वो क्या है, मेरा बिलीफ है, ठीक है। और वैल्यू क्या होता है भाई, जो नॉर्म्स हैं एग्रीगेट, किसका, जो पहले से कोई प्रोसीजर है, नॉर्म्स हैं, उनका जो एग्रीगेट है वो क्या कहलाएगा, वैल्यूज कहलाएगा। तो सोशल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एग्रीगेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ सोसाइटी। और ये क्या हो जाएगा, मेंटल कन्विक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। बिलीफ कोई सोसाइटी का नहीं हो सकता, बिलीफ किसका होगा, इंडिविजुअल का होगा। एक सोसाइटी में ऐसा लोग भी हो सकते हैं जो भूत को मानते हो, ऐसे लोग भी होते हैं जो रात को 12 बजे मुसाण भूमि जा सकते हैं, ठीक है। तो बिलीफ क्या होता है, इंडिविजुअल है। वैल्यू सोशल, पूरी सोसाइटी की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना। किससे, हाँ, डर तो एक बिलीफ ही है, वो तुम्हारा मेंटल कन्विक्शन है, तुमने मान लिया कि डर नाम की कोई चीज है। हाँ या भाई सही है, चलो भाई एक लाइन लिखो, वैल्यूज एंड बिलीफ्स आर, नोट करके लिखो, वैल्यूज एंड बिलीफ्स आर कल्चर स्पेसिफिक, values and beliefs are culture specific and is changing process, बदलते रहते हैं। but there are some values which are obstacles, obstacle सीधे होगा भी, के नहीं है, obstacle which are obstacle or फेमिनिज्म, फैटलिज्म, जो तुम्हारे नोट्स में लिखे हुए हैं। अब ये बात अब तुमको समझ में आ जाएगा ये क्यों लिखा है। हाँ क्या, देख क्या हुआ, फेमिनिज्म, फैटलिज्म, कंजर्वेटिज्म। अब तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है कि क्या होता है फेमिनिज्म, कि भाई फैमिली की जैसी वैल्यूज हैं उनको तुम आगे लेके जा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो भाई, वैल्यूज में चेंज होने में ऑब्स्टेकल बन रहे हो, ठीक है। ये बाधा है किसकी, वैल्यू चेंज होने में। पहली बात अपन ने ये लाइन लिखी थी कि वैल्यूज और बिलीव्स हैं वो कल्चर स्पेसिफिक है और वो चेंज होते रहते हैं, ये बात लिखी है ना। बट कोई वैल्यूज को कई ऐसी चीजें हैं जो उसको चेंज होने से रोकती हैं, वो कौन कौन है, फेमिनिज्म, फैटलिज्म, कंजर्वेटिज्म।
अब फैमिलीज की वैल्यूज और बिलीफ को तुम आगे लेके जा रहे हो, तुम तुम्हारी फैमिली की लाइन पे चल रहे हो, तो तुम चेंज होने से रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे हो? वैल्यू और बिलीफ को रोक रहे हो ना, कि भाई तुम्हारे घर में ये तुम्हारी वैल्यूज थी कि तुम इंटर मैरिज शादी नहीं कर रहे थे, ठीक है? अब तुम उस वैल्यू और बिलीफ सिस्टम को लेके चल रहे हो, तुम्हारे माता पिता हिंदू थे, तुम भी हिंदू हो, तो तुम उस चीज को, उस बिलीफ को लेके चल रहे हो, ठीक है? तो वो फैमिली के कारण तुम क्या कर रहे हो, उस लाइन में अब तक बचे हुए हो, उस बिलीफ को चेंज नहीं होने दे रहे, ठीक है? तो ऑब्स्टेकल हुआ उस चेंज में, है ना? वैसे ही क्या हुआ, फेटलिज्म। फेटलिज्म कभी जैसा होगा देखा जाएगा, फेट पे निर्धारित हो, है ना? फेट क्या होता है? हाँ, फेट, फैट, फैट जो इसमें लाइन लिखी है वो लिख देखो, फेटलिज्म में लाइन लिखी है, आगे पूरी लाइन पढ़ो ना, फिर समझ में आएगा। हाँ, ये फैट है कि मेरा ये फैट है कि मैं, मेरी एबिलिटी है कि मैं जो अब आज नहीं है उसको मैं चेंज कर लूंगा, वो फेटलिज्म होता है, ठीक है? कि मैं मेरे दम पे, मैं मेरी मेहनत करके और मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं गरीब था अमीर बन जाऊंगा, तो वो फेटलिज्म है, ठीक है? कि भाई कि वो एबिलिटी पे बात रखता है, वो भी उस पे बात नहीं रखता कि कोई लक आएगा या मेरे को कोई करोड़पति बना देगा, मेरी लॉटरी लग जाएगी, ठीक है? वो उसका जस्ट उल्टा होता है फेटलिज्म का, ठीक है? तो एबिलिटी टू क्या करने की, चेंज, क्या किस में चेंज करने की, थिंग्स में चेंज करने की, तो वो क्या है, फेटलिज्म है। अब फेटलिज्म तुम कहोगे चेंज करने की है, बट ये ऑब्स्टेकल कैसे होगा बिलीफ और वैल्यू में, है ना? फेटलिज्म इसका पार्ट होता है, एक अलग फेटलिज्म भी इसमें टूने टोटके में भी होता है, उसका फेटलिज्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो देखना पड़ेगा। किस में लिखा है? लिखा है तो मैंने कहीं है ही नहीं, मैंने बोला था, पर उसको फेटलिज्म बोलते हैं, उसको कुछ और बोलते हैं, ऐसा ही कुछ वर्ड है, फेटलिज्म है एक, देखना पड़ेगा उसको, है ना? फेटलिज्म हो गया फैट पे बिलीव करना। किसको? पर इसमें मेरे को फेटलिज्म वो लग रहा है जो मैंने बताया था। अब इसमें देखता हूं मैं, एक सेकंड। मैंने इसमें नोट्स में देखा नहीं, पर फेटलिज्म मैंने पढ़ा है वो वही है। हाँ? क्या है भैया? फेटलिज्म, अच्छा हाँ सही है, ये गलत लिखा है इसमें ना, बिलीफ दैट ऑल इवेंट आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर इनएविटेबल, ये पहले से निर्धारित है, इनको चेंज नहीं कर सकते। फेट है, भाग्य है, कि मेरा भाग्य ऐसा है, लिखा हुआ है पहले से, मैं इसको बदल नहीं सकता। हाँ, आडंबर फेटलिज्म में हो सकता है ना, जैसे टूना टोटका है, वो फेटलिज्म में हो सकता है। तो फेटलिज्म की ये डेफिनेशन काट के ये लिखो, द बिलीफ दैट ऑल इवेंट्स rather than in months। सर पर्सनल टेस्ट, ओके सर, क्या हो गया इसमें? ये चल क्यों नहीं रहा है इसमें? लिखो भाई, द बिलीफ दैट ऑल इवेंट्स आर, द बिलीफ दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, all events are predetermined and therefore
इनएविटेबल, इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। शुरू से क्या था? द बिलीफ दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, देयरफॉर इनएविटेबल, देयरफॉर इनएविटेबल। और इनएविटेबल का जो मीनिंग है वो क्या है? अनअवॉइडेबल, कि पहले से निर्धारित है ये, तो इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, इसमें ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? फैटलिज्म होता है। फैट पे, फैट होता है भाग्य, कि मेरे भाग्य में यही था तो ये मेरे को मिल गया। तो भाग्य पे भरोसा रखना होता है फैटलिज्म, कि पहले से मेरा भाग्य लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब इसमें मैं अवॉइड नहीं कर सकता इस चीज को, मेरे भाग्य में यही था। ठीक है, तो वो है फैटलिज्म। फेट में भरोसा रखना, भाग्य में भरोसा रखना। ठीक है, उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें अपन माथा ही पीट सकते हैं कि ये मेरे भाग्य में ये था, तो ये गलत लिख दिया उसने ना, फैटलिज्म वो गलत लिखा हुआ था। ठीक है, तो फैटलिज्म अगर होगा तो उसको अनअवॉइड नहीं कर सकते ना, वो वैल्यूज और बिलीफ सेम रहेंगे। उसके बाद कौन है भाई? कंजर्वेज। तो कंजर्व रहेगा वो, उसमें बाहर निकलेगा ही नहीं। कंजर्वेटिज्म तो सबको समझ में आता है ना। तो ये क्या है? कल वैल्यूज और बिलीफ को चेंज नहीं होने देने वाले फैक्टर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये लाइन तुमको पता लग जाएगी कि क्या है। आगे क्या है भाई? सोचिए, रोल है। रोल क्या होता है भाई? सोचिए, रोल क्या होता है? रोल क्या होगा? भूमिका। किसकी भूमिका? किसी भी पर्सन की सोसाइटी में। उसको एक ऐसे कह दिया कि ये तेरा रोल है, तेरे को ऐसे ही बिहेव करना है। ठीक है, वो बिहेव कैसे करेगा कोई आदमी सोसाइटी में, वो उसका कैसा है? वो रोल है उसका। ठीक है, तो ये रोल या तो एस्क्राइब्ड हो सकता है या किसी ने खुद बनाया हो सकता है। तो क्या हो सकता है? एक तो एस्क्राइब्ड और एक अचीव्ड, दो टाइप के सोशल रोल हो सकते हैं। ठीक है, एस्क्राइब्ड का मतलब क्या हो गया भाई? जन्म से मिल गया कि तुम्हारी फैमिली का मुखिया बना दिया तुमको। ठीक है, पर मुखिया बन गए तुम्हारी फैमिली के, तो वो क्या है? तुम्हारा एस्क्राइब्ड रोल है। वो तुमने कमाया नहीं, अपने आप ही, तुम्हारे दादा नहीं रहे, तुम्हारे पापा नहीं रहे, तो तुम अकेले बचे, तो अपने आप तुम मुखिया हो गए घर के। समझ आ गई बात? ठीक है, अचीव्ड क्या होगा भाई? कि तुमने सरपंच बन गए। ठीक है, तुम्हारे कोई चुनाव थे, उसके अंदर जीत के कोई प्रधान बन गए, तो वो क्या है? अचीव्ड रोल है। समझ आ गई बात? सोशल रोल की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। सोशल रोल भी नहीं लिखा, लिखो भाई, डेफिनेशन लिख लो। बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स हैं ये। ठीक है, लिखो। ईच पर्सन इन ए सोसाइटी, ईच पर्सन इन ए सोसाइटी, ईच पर्सन इन ए सोसाइटी each person in a society is expected expected सबको पता है ना क्या होता है एक्सपेक्टेड? क्या होता है? हाँ, आशा। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन accordance with to behave in accordance with socially prescribed to behave in accordance with socially prescribed patterns of behavior, socially prescribed patterns of behavior।
सोशली प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। समझ आएगी बात? क्या है सोशल रोल? क्या है? सोसाइटी ने क्या बता रखा है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर बता रखे हैं, उसके हिसाब से उसको क्या करना है? बिहेव करना है। ठीक है, कि तुम मुखिया हो तो तुम ऐसे बिहेव करोगे, तुम सरपंच हो तो ऐसे बिहेव करोगे। तो वो क्या है? उसके सोशल रोल है कि पंच हो तो पंच है तो तुम कैसे बिहेव करोगे? ऑब्जेक्टिवली बिहेव करोगे कि तुम्हारे लिए दोनों क्या है? बराबर हैं। तो वो सोशल रोल है उनका। ठीक है, तो कोई पैटर्न ऑफ बिहेवियर बना रखे हैं, उसके हिसाब से उनको इंडिविजुअल को बिहेव करना है। तो वो क्या? उसका रोल है सोसाइटी में। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। एस्क्राइब्ड मतलब अपने आप ही उसको मिल गया, और अचीव मतलब उसने उसके लिए मेहनत की। ठीक है, उसने कई जगह जाके भाषण दिए, झूठ बोले, वादे किए, तब वो सरपंच बन गया। ठीक है, तो वो क्या है? उसका अचीवमेंट है, वही है ना, झूठ बोल के सरपंच बनना। चलो भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन है ना। सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल। पानी पी क्या होगे? तो इसको रोकूं पहले क्या? चलने? हाँ, आप भी पिए क्या आ सकते हो भी। रेदर देन इन वंस, हाँ पानी पियो। ठीक है, और ऑनलाइन वाले भी पानी पुनी पी लो भाई। रेदर देन इन वंस का मतलब, रेदर देन इन वंस कहाँ लिखा है तभी मैंने? कहाँ है? फेडरलिज्म में था क्या? तो वो तो हटा दिया। अच्छा, ठीक है, बात तो ये भी ठीक है, पर ये समझ में नहीं आ रही थी, देखी नहीं मैंने। रेदर देन वेन, रेदर देन मतलब इसके अलावा, फेट में बिलीव कर रहा है, इसके अलावा की अपनी एबिलिटी टू चेंज। ठीक है, भाग्य पे भरोसा कर रहा है, चेंज के अलावा। ये इसको करो यार सही। बिल्कुल सर। वो सर देख के वापस चले गए। कौन से सर हैं? कौन से सर थे सर? वो पता नहीं। फाइन कटेगा उनको। तो आज क्या मेरी वाली क्लास छोड़ के आई थी क्या? और मैं ही मिल गया तेरे को आगे हैं? हाँ। अभी तक तो एक ही क्लास में थोड़ी सी नींद ही नहीं खुली आज। खोलो तो नींद। आपको ऐसा क्यों लगा मैंने? तो मेरी कंप्लीट होते ही तो, हाँ है, तो 2 घंटे चलेगी आज तो। आज तो छापने को। हाँ, आई करो कि हाँ, अपना तो क्या, वो एक दिन कम हो जाएगा आगे से। हाँ,
कौन सा कौन सा? हाँ, इसको ध्यान से नहीं देखे, मैंने देखा नहीं नोट्स ना, इसलिए। बिलीव इन फेट रेदर देन आ गया, मतलब इसके अलावा। वंस एबिलिटी टू चेंज, भाग्य पे भरोसा कर रहा है, इसके अलावा इस पे भरोसा नहीं कर रहा कि वो चेंज कर सकता है। ठीक है, फेटरलिज्म का उल्टा क्या होता है भाई? ऑप्टिमिस्टिक। वहां तो हो गया ना। भट्टा एकता का इतना ही, आपसे कम है वहाँ। नहीं तो 2 घंटे ही ली थी। हाँ, इससे 2 घंटे से ज्यादा एक्सटेंशन झेल नहीं सकता कोई। हैं? 3? अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तो उन्होंने बताया क्या कि हमको भी पढ़ाया था? क्या? अच्छा। हाँ, एंटो वहां तो वो, हाँ हाँ, दीपेंद्र दीपेंद्र सर ने पढ़ाई ना। वो एंटोची यहाँ को इसने पढ़ाई है, कुलदीप बोस ने। तो सही, बढ़िया है दोनों ही। ना बढ़िया, कुलदीप बोस तो मैं तो खुद पूछता हूँ कुलदीप बोस से। हाँ, बढ़िया पढ़ाते हैं। तुमको बढ़िया नहीं लगी? तो ज्यादा सीखोगे ना। अब तुम पिछली साल से कंपैरिजन करोगे, आकाश बोस ने करवाया यहाँ एक्सटेंशन 20 क्लास में करवाया, 20-25 क्लास में। अब मेरे को कहोगे तुम 40 ले ली, तो अरे उसकी बात नहीं होती। अब ये नोट्स अगर मैं पढ़ा देता सीधे सीधे, इसकी पीडीएफ यहाँ पढ़ा देता, तो फेटरलिज्म क्यों बता रहा हूँ, तो वो न उसका पता ही नहीं है, कोई टांग पूंछ ही नहीं है, तो क्या पढ़ाना। चलो कोई नहीं, अब यहाँ आओ इधर बोर्ड पे। ऑनलाइन वाले तैयार हो गए वापिस? दूसरा एक और, हाँ चलो। वैसे एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट है कि 45 मिनट तक कंसंट्रेशन सही रहता है ना, आफ्टर 45 मिनट्स कंसंट्रेशन। हाँ, तो इसलिए 2-4 मिनट इधर उधर कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो। सोशल कंट्रोल क्या होता है भाई? है सोशल कंट्रोल क्या है कि भाई सोसाइटी का जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ बाधा बना दी। ठीक है, कि ऑर्डर बना रहे, सोसाइटी ऐसे चलती रही, ऑर्डर में चले। ठीक है, उसको कोई बिगाड़ नहीं दे, उसके लिए क्या कर दिए, कुछ कंट्रोल फैक्टर्स बना दिए। उसको अपन ने क्या बोल दिया? सोशल कंट्रोल बोल दिया, कि एक ऑर्डर में रखने के लिए सोसाइटी में कुछ रूल और रेगुलेशन बना दिए, उनको अपन ने क्या कर दिया? सोशल कंट्रोल। अब देखो, बहुत बार क्वेश्चन आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक होता है फोक वेज, फिर आता है मोर्स, फिर आते हैं नोम्स, फिर आते हैं रूल्स। ठीक है, तो फोक वेज क्या है भाई? हाँ,
इनफॉर्मल रूल्स हैं जो किस पे बेस्ड है, ट्रेडिशन और हैबिट पे। अगर इनको अगर तुमने तोड़ दिया तो तुमको कोई सजा नहीं देगा। ठीक है, एक बात इसमें ऐड कर लेना कि भाई इनका अगर रेगुलेशन नहीं हुआ या इनको तुमने अगर नहीं माना तो तुमको कोई सीरियस ऑफेंस सोसाइटी में नहीं माना जाएगा और तुमको सजा का प्रावधान है नहीं है। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होते हैं भाई, हैबिट और ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं और इनफॉर्मल रूल्स हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल रूल्स। ठीक है, सीधी जो लाइन है ना ये लाइन उठा के देगा, ऐसे देगा इनफॉर्मल रूल्स बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस, तो वो कौन है, फोकवेज है। ठीक है, जो हैबिट पे और ट्रेडिशन पे बेस्ड है कि खाना कैसे खाना है, बैठ के आराम से, लेट के नहीं खाना। ठीक है, तुम लेट के खाओगे तो तुमको समाज में कोई नहीं मारेगा, तुम्हारे घर वाले जरूर मार सकते हैं। तो सोसाइटी में कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है अगर इनका तुम तोड़ोगे तो। ठीक है, तो वो क्या है, फोकवेज है। ठीक है, बेस किस पे है, हैबिट पे और ट्रेडिशन पे, कि हैबिट है मेरी बैठ के खाता हूं, हैबिट है मेरी लेट के खाता हूं। ठीक है, तो कोई ऑफेंस थोड़ी है। हैबिट है मेरी चम्मच से खाता हूं, हैबिट है मेरी हाथ से खाता हूं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, फोकवेज पहनते हैं। ठीक है, कि मैं धोती पहन रहा हूं, पजामा पहन रहा हूं, तो अगर मैं एक दिन पजामा पहन रहा था और एक दिन मैंने धोती पहन ली और निकल गया सोसाइटी में, तो सोसाइटी वाले मेरे को मारेंगे नहीं। ठीक है, तो सीरियस ऑफेंस नहीं है सोसाइटी में फोकवेज को तोड़ देना। ठीक है, तो इनफॉर्मल रूल्स हैं जो बेस्ड किस पे हैं, हैबिट और ट्रेडिशन पे। ये लाइन याद रखनी है भाई, इनफॉर्मल रूल्स बेस्ड ऑन हैबिट एंड ट्रेडिशंस, और उनको तोड़ना कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है सोसाइटी। अब देखो ये तो गए फोकवेज। अब जहां मोरल वैल्यू की बात आ जाए ना, कि ये करना सोसाइटी में सही है, ये करना सही नहीं है, जहां मोरल वैल्यूज आ जाए, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोल दिया, मोर्स, कि ऐसे फोकवेज जिनमें मोरल वैल्यूज ऐड हो गई, तो वो क्या बन गए, मोर्स। मोर्स से याद रखना है मोरल वैल्यू, मोर्स मतलब मोरल वैल्यूज। ठीक है, इसका उल्टा होता है टैबू। ठीक है, इनका मतलब ओट टू, ये याद रखना है इसके साथ में। और ये टैबू होते हैं ओट नोट टू। जैसे शराब समाज में क्या है, टैबू है, कि समाज में सोसाइटी में तुमको शराब पी के नहीं घूमना है। ठीक है, तो वो क्या है, टैबू है, ओट नोट टू बी, नहीं करना चाहिए। इसमें मोरल वैल्यू ऐड है, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमको कोई सोसाइटी वाले भगाएंगे तो नहीं, पर तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी सोसाइटी में। तो ये तो क्या है, दारू पी के घूमता है ना, तो ये क्या है, टैबू है, ओट नोट टू बी। और मोर्स क्या होंगे, जो होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, कि भाई आदमी को ऐसे बिहेव करना है। अगर 5 बूढ़े बडेरे बैठे हैं तो उनके बीच में बोलना नहीं है, उनको बीच में टोकना नहीं है, उनके सामने नहीं बोलना है। तो वो क्या है, मोर्स है हमारे। ठीक है तो हैबिट और ट्रेडिशन से, बट उसमें जुड़ क्या गई, साथ में मोरल वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, समझ आ गई बात। तो जहां मोरल वैल्यू की बात आ जाए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए की बात आ जाए, वो क्या है, मोर्स। और उसका अपोजिट क्या है, टैबू। मोर्स होते हैं जो करना चाहिए, और टैबू मतलब जो समाज में नहीं करना चाहिए। इनको तोड़ने पर भी समाज में कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, तुमको कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर तुम मोर्स को तोड़ते हो तो तुमको तुम्हारी बेइज्जती होगी, पर तुम्हारे को सजा सोसाइटी नहीं देगी। समझ आ गई बात। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ गए। फोकवेज क्या है भाई, इनफॉर्मल रूल्स है, बेस्ड किस पे, हैबिट और ट्रेडिशन पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है इन दोनों में से, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो सीरियस ऑफेंस इफ यू ब्रेक इन सोसाइटी। तो अपन क्या कह देंगे,
कि फोकवेज और मोर्स है, अगर इनको सोसाइटी में तोड़ दिया तो सीरियस ऑफेंस नहीं है, तुमको कोई सजा का प्रावधान नहीं। जबकि नॉर्म्स को और रूल्स को अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, सजा मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो नॉर्म्स क्या होते हैं भाई। नॉर्म्स क्या होते हैं? एस्टेब्लिश बिहेवियर पैटर्न है, पहले से एस्टेब्लिश है। ठीक है, लिखे हुए नहीं है, एस्टेब्लिश है कि तुमको ऐसे बिहेव करना है, और अगर नहीं किया तो तुमको सजा देगी सोसाइटी। वो उसके नॉर्म्स है, एस्टेब्लिश्ड है, वो सोसाइटी का पहले से पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, बट उसमें क्या है अंतर, इनमें क्या है कि इसमें नॉर्म्स में क्या होगा, अगर तुमने इनको तोड़ा पहले से एस्टेब्लिश पैटर्न को, तो तुम क्या हो जाओगे, सजा के हकदार हो जाओगे, तुमको सोसाइटी क्या देगी, सजा देगी। ठीक है, जैसे तुमने क्या कर लिया, जो खाप का एरिया है ना, वहां तुमने अगर वो मैरिज कर ली इंटरकास्ट, तो वो क्या है, उसमें खाप तुमको सजा सुना सकती है कि बोरिया बिस्तर उठा के निकल। ठीक है, यहां रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, नॉर्म्स है कि पहले से एस्टेब्लिश पैटर्न है उनका, उस पैटर्न में अगर तुमने कोई तोड़ने की कोशिश की तो अब तुम सजा के बागी हो। ठीक है, और रूल्स तो भाई लिख दिए, कोडिफाइड है। ठीक है, नोटिफाई है, तो वो क्या हो गए, रूल। अब ये एस्टेब्लिश बिहेवियर पैटर्न है, पर कोई लिखित नहीं है, कोई इनका रूल बुक नहीं बनाई हुई कि रूल नंबर 5 का तुमने तोड़ा इसलिए तुमको समाज सजा सुनाता है कि तुम बाहर निकल जाओ। ये पहले से एस्टेब्लिश्ड है, उन्होंने जचा रखे अपने। ठीक है, उनको अगर तुमने एस्टेब्लिश पैटर्न को तोड़ा तो तुम क्या करोगे, नॉर्म्स तोड़ दोगे, नॉर्म्स तोड़ दोगे तो सजा मिलेगी। ठीक है, रूल में तो ये खोल के बता देगा किताब की इतने नंबर रूल तोड़ दिया, क्योंकि वो लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि नॉर्म्स में ऐसा नहीं कि ये नॉर्म तोड़ दिया, वो तो पहले से पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न पे चल रही है सोसाइटी, अगर उस पैटर्न में छेड़खानी की तो तुम क्या करोगे, नॉर्म्स को तोड़ोगे। ठीक है, तो ये दोनों में ध्यान रखना है भाई। अब फोकवेज लिखा हुआ है क्या तुम्हारे नोट्स में? फोकवेज लिखा हुआ है ना, मोस लिखा हुआ है, हाँ हाँ, वो नॉर्म में आएगा, रूल में कैसे आ सकता है? अगर इसका कोई लिखित है कि भाई नहीं खाना है, ये तो किसने, सोसाइटी ने बना रखा है, नॉर्म्स है। अगर तुम ये जो अभी तो उस पे मॉब लिंचिंग पे तभी तो कानून है ना, जो मॉब लिंचिंग हो रही थी पीछे अपन देख रहे थे कि गाय का कोई मांस ले भी नहीं जा रहा तो भी पकड़ के 3 जनों को ने एक को पीट दिया, मार दिया पीट पीट के, तो वो क्या है, मॉब लिंचिंग है। गाय की तस्करी करना गलत है, पर गाय का मीट खाने में कोई अपराध नहीं है, रूल में कोई अपराध नहीं है, नॉर्म्स में हो सकता है। सोसाइटी तुमको अलाउ नहीं कर रही कि तुम गाय का मीट खाओ। ठीक है, तो वो नॉर्म है, पर नॉर्म में ऐसी सजा हो नहीं सकती उसको, इसलिए क्या बोल दिया, मॉब लिंचिंग बोल दिया, कि मॉब एक भीड़ ने क्या कर दिया, लिंच कर लिया। ठीक है, तो उसको अपन मॉब लिंचिंग की संज्ञा दे दी, जबकि उसको अपन ये नहीं कर सकते, सोसाइटी को मारने का अधिकार थोड़ी है। सोसाइटी ने अगर अपन ने नॉर्म्स तोड़ा कोई सोसाइटी में, तो सोसाइटी अपन को पीट पीट के मार थोड़ी देगी, वो तो सजा दे सकती है कि तुम भाई इतना मुआवजा दे दो पंचायत में, तुम ये कर दो कि भाई तुम गांव छोड़ के चले जाओ, तुम जात बार हो गए, तुम न्यात बार हो गए, ये सजा दे सकती है। मारने का अधिकार तो नॉर्म्स में नहीं हो सकता, सोसाइटी मार थोड़ी सकती है। जबकि रूल में अगर तुमने ऐसा कोई काम किया है जो जिसमें मारना भी होगा, फांसी लगना, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो रूल तो कोडिफाइड है, तुमने कैसा काम किया उस पर बेस्ड हो जाएगा, कैसा तुमने कैसी स्ट्रक्चर तोड़ी वो रूल है। ठीक है, उसमें तो पूरा किसकी कितनी है वो तो लिखा होगा, ये कोई लिखा हुआ नहीं है, ये अपने हिसाब से वो उन्होंने जो बना रखा है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें तो अपने को पक्की पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो क्या क्या देखोगे भाई, फोक वेज में तो एक ही नाम देखोगे, इनफॉर्मल रूल्स बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड। तो अब तुमको कोई भी बात एग्जाम्पल भी दे सकता है
कि वेयरिंग धोती, वेयरिंग साड़ी क्या है भाई। और तुमने अगर साड़ी नहीं पहनी, सलवार सूट पहन लिया, तो तुमने क्या कर दिया, फोक वेज तोड़ दिया, तो तुमको सजा नहीं होगी। ठीक है, तो अपन ये ऐसे सोचेंगे। कोई भी एग्जाम्पल अगर तुमको देगा, पूछेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है भाई, तो तुम ये जैसे इसके दिमाग में आया कि भाई गाय का मीट खाना किसका एग्जाम्पल है, तो वैसे तुमको एक एग्जाम्पल देगा, तो तुमको अपने दिमाग से अब तुमको पता होगा तभी कर पाओगे तुम इनमें डिफरेंस। अब तुमको ये देखो, मैंने जो बात बताई तुमको, एक जनरल एग्जांपल दिया कि बूढ़े बुढ़ों के बीच में बैठे हो, वहां पे तुमने उनको बीच में टोक रहे हो, उनको इज्जत नहीं कर रहे हो उनकी, तो वो क्या है, मोरल वैल्यूज है। ठीक है, वहां से तुमको क्या कर सकते हैं कि या तो कोई डांट देगा या वहां से भगा देगा कि चल घर चला जा। ठीक है, ये होगा। सजा क्या है उसमें, सजा कुछ नहीं होगी। तो मोरल वैल्यूज उसकी मैं बेइज्जती है कि भाई ये बदतमीज लड़का है। ठीक है, दारू पी के अगर तुम घूम रहे हो तो तुमको कह देंगे दारूडिया है। ठीक है, तो ये अगर गांव में तुम कोई सिगरेट पी रहे हो तो तुमको कहेंगे कि ये बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है। ठीक है, तो ये मोर्स हैं, ये मोर्स हैं, है ना। तो जहां मोरल वैल्यू ऐड होती है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मोर्स टैबू दोनों साथ में रखने कि जहां मोरल वैल्यू हो। ठीक है, उसके बाद में नॉर्म्स जो रिटर्न नहीं होते, एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जिनको अगर तुमने तोड़ा तो तुमको सोसाइटी सजा देगी। और ये क्या है, कोडिफाइड है, इनको लिखा हुआ है। बस ये डिफरेंस है। अब तुम इसमें से कितनी कुछ ही पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं। क्या होता है पुनर्विवाह? अच्छा, हाँ, वो पहले टैबू मानते थे उसको, हाँ, और जो अगर कोई तोड़ता था तो उसको सजा भी देते थे, तो हाँ, वो तो चेंज होते रहते हैं ना। तो कोई हमेशा जो पहले टैबू था वो चेंज भी हो गया, चाहे सती प्रथा थी, वो नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, तो वो उस टाइम क्या था, उसको मोर्स मानते थे, बट वो चेंज भी हो सकता है, वो टैबू में भी जा सकता है। कोई फिक्स थोड़ी रहेंगे, ये कोई लिखित थोड़ी है, ये तो पैटर्न है, चेंज भी होता रहेगा, चेंज आता रह सकता है इनके अंदर। कोई आज टैबू है वो कल को मोर्स भी हो सकता है। जो अब जैसे अपन गए दहेज लेना, क्या है, टैबू है। ठीक है, और वो सोसाइटी उसको मोर्स भी मान सकती है। वो टैबू किसी की नजरों में टैबू हो सकता है, किसी की मोर्स हो सकता है। तभी तो उसमें सजा नहीं दे सकती सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी खुद ही बट जाएगी उस चीज में। तो सजा किसको देगी, समझाई बात। यही तो इसमें दिक्कत है कि मोर्स और टैबू में सिर्फ मोरल वैल्यू ही है, वो इंडिविजुअल मोरल वैल्यू है। मेरी मोरल वैल्यू ये कहती है कि मेरे को ये करना चाहिए, हो सकती है दूसरे की उसके खिलाफ हो, दूसरे की मोरल वैल्यू उसमें कहती हो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो इसमें कोई समाज भी एक जगह नहीं बैठ सकता, इसलिए इसमें कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है, सजा दे भी नहीं सकते। ठीक है, जबकि इसमें तो समाज एक साथ है, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड पैटर्न है, सबको पता है समाज में, और समाज उसमें सब एक साथ बैठेगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई, नॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है, इनमें बटा हो सकता है। सिर्फ मोरल वैल्यू की बात है तो मोरल वैल्यू तो किसी की क्या ही हो सकती है। ठीक है, किसी के लिए ईमानदारी अच्छी चीज हो सकती है, किसी के लिए वही अपन कहे कि बेईमानी बुरी बात है, टैबू है बेईमानी, या करप्शन टैबू है, किसी के लिए वो मोर्स भी हो सकता है। उसकी मोरल वैल्यू कह रही है कभी नहीं मेरे तो करप्शन बड़ी है। तो उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसका मोर्स और टैबू क्या है। ठीक है, ये तभी तो ये लिखा है ओ टू बी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सोसाइटी में, वो डिफाइन करता है। ठीक है, करना चाहिए तो हो सकता है, चाहिए नहीं चाहिए, मेरे लिए तो नहीं है बराबर वो सही। ठीक है, बस अब देखो मोर्स हो गया, नॉर्म्स हो गया। अब देखो एक चीज देखो भाई, अगर नॉर्म्स में से मोर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा भाई, मोर्स अगर निकाल लेंगे नॉर्म्स में से तो क्या बचेगा, हाँ ध्यान में रखना भी, फोकवेज बच जाएगा। ठीक है, और सारी डेफिनेशन लिखी हुई है ना तुम्हारे, फोकवेज लिखा है, मोर्स लिखा है, नॉर्म्स लिखा है, लॉज लिखा है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सब लिख लिया अपन ने।
और एक बात ध्यान रखनी है भाई, लॉज में लिखो कोडिफाइड, ये सीधी सीधी बात आती है, एक एक लिख लेना बात। लॉज में, लो है ना जो लो, रूल्स या इसको लो भी बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाँ बस कोडिफाइड सिस्टम ऑफ मोर्स, मोर्स से निकले होते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। जनरली ग्रो आउट ऑफ मोर्स, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लो इसको। या इसको अपन बोल सकते हैं कोडिफाइड सिस्टम ऑफ मोर्स। मोर्स को क्या कर दिया? कोडिफाई कर दिया। कोडिफाई मतलब कोड कर दिया, लिख दिया, ठीक है। कोडिफाई सिस्टम ऑफ मोर्स, या जनरली ग्रो आउट किससे होते हैं भाई? लॉज मोर्स से होते हैं, ठीक है। और अगर अपन नॉर्म्स में से अगर मोर्स निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? फोकवेज बच जाएगा। तो एक बात और लिख लो, नॉर्म्स माइनस मोर्स इज इक्वल टू फोकवेज। जो भी नॉर्म रूल्स नहीं मानता या जो लैक ऑफ रूल्स होता है उसको बोलते हैं एनोमी। ये तो नाम से ही पता लग जाएगा ना, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, लैक ऑफ रूल्स, एनोमी। ठीक है, हाँ एनोमी, लैक ऑफ रूल्स, कमी होना या ना होना, वो क्या है? एक तो जो नोमी है, जो रूल्स मानता है वो तो नोमी है, और जो रूल्स नहीं मानता वो क्या है? एनोमी है, ठीक है। चलो, लीडरशिप, ये समझ में आया ना भाई? सोशल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इतना सा याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। लाइन ही पूछेगा, सीधी लाइन देगा। मोरल वैल्यूज देखोगे तो क्या करोगे? मोर्स करोगे, है ना। जहां ओ टू बी देखोगे वो क्या करोगे? मोर्स करोगे। जहां कोडिफाइड नाम देख लोगे वहां क्या कर दोगे? लॉज या रूल्स कर दोगे। जहां एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ बिहेवियर देख लोगे वो क्या कर दोगे? जिसमें सजा का प्रावधान है वो कौन है? नॉर्म्स एंड रूल्स। जिसमें नहीं है वो कौन है? फोकवेज एंड इनफॉर्मल रूल्स बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड फोकवेज कौन है? हैबिट एंड ट्रेडिशंस, वो क्या है? फोकवेज। तो ये चार ही चीजें तो याद करनी है। अब मोर्स का उल्टा क्या है? टैबू। तो 5 चीजें याद होगी, ठीक है। बस सीधा ही क्वेश्चन पूछेगा या इसमें एग्जांपल दे देगा, तो अपन तैयार है इसके लिए, क्योंकि अपने को ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। लीडरशिप आ जाओ भाई। लीडरशिप क्या होती है भाई? हाँ बताया था ये तो मैंने, हाँ। हु लीड्स द ग्रुप, अच्छा कैसे लीड करेगा भाई? हाँ कि भाई ऐसा लीडर कौन होगा जिसको कोई 5 लोग मिलके फॉलो कर रहे हो, वो लीडर है उनके लिए, ठीक है। तो फॉलोअर होना सबसे मोटी बात है लीडर के लिए। चाहे वो कितना ही गाइडेंस देने वाला हो, कितना ही कुछ हो, अगर उसके पास फॉलोअर नहीं है तो वो लीडर नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई लीडर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉलोअर होना, कि उसके इन्फ्लुएंस में आके उसको 2-4 लोग क्या करें? फॉलो करें, ये है लीडरशिप, ठीक है। और एक और लीडरशिप की मैंने एक जो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप है ना, जो एक्सटेंशन में अपन देखते हैं 11 प्रिंसिपल, मैंने तो तुमको सीधा लिखा दिया कि 11 प्रिंसिपल होते हैं। वो एक बार आप नोट उसमें किए होंगे, है ना, इन नोट्स में है, तो एक बार तुम देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप क्या कहता है, इसको एक बार वापिस पलटने की जरूरत नहीं है, बस बात सुनो एक बार, है ना। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप क्या कहता है कि जो काम तुम
दूसरों से करवा सकते हो वो काम खुद मत करो। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा होगा उसमें प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में कि जो काम तुम दूसरों से करवा सकते हो वो काम खुद मत करो। ठीक है, वो दूसरों से करवाओ। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। क्योंकि एक्सटेंशन में इतना काम हो जाएगा कि तुम अब एक एक को गांव में समझाओगे। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए अपन ने क्या किया, एक दो को समझा दिया और उनको छोड़ दिया कि तुम करो ये मेरे वाला काम। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य अपना लिख लो ऊपर ऊपर कॉपी के। ठीक है, कि जो काम, वो एक जो लाइन है उसमें प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में वो सेम की सेम लाइन लिख लेना, कहीं भी तुम पढ़ते हो वहां लिख लेना, है ना। है ये तो अपन करवा, देखो एक उसमें एक जरूरी बात मैंने ये भी बोली है कि जो काम तुम दूसरों से करवा सकते हो वही काम, ऐसे नहीं सारे ही काम। फिर तुम लीडर नहीं, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है वो आलसीपन है वो तो। हाँ, तो उसमें अंतर है कि करवा सकते हो वही करवाना है। ठीक है, ऐसे नहीं अपने जूठे बर्तन किसी से धुलवा रहे हो तो क्या मैं लीडर हूं, वो लीडर नहीं है ना। जो तुम दूसरे से काम करवा सकते हो उसमें अगला भी ऐसे हो कि हाँ सही है, ये लीडर ने कहा है हमारे इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। सारे काम अपने कंट्रोल में ना लेके कुछ काम बांट दे। ठीक है, वो कौन है? लीडर है। तो लीडर क्या हो सकते हैं भाई, इसी डेफिनेशन पे अपन देख लेते हैं कि लीडर एक तो हो सकता है जो ऑटोक्रेटिक हो। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक लीडर हो सकता है। किसकी? मैंने तो नहीं लिखा रहा था। अरे मैम वो तुम्हारे नोट्स में लिखी हुई है, वो जो जहां प्रिंसिपल लिखे है ना। क्या लिखा दूं? अरे ये तो मैंने जनरल बात बताई थी यार तुमने, ये लिखी है ना। इसमें नहीं लिखी हुई ये बात, मैं लिखवा देता हूँ। लो लिखो। प्रिंसिपल ऑफ, हाँ लिखो भाई, नेवर डू एनीथिंग। प्रिंसिपल ऑफ, ऐसे ही लिख लो लाइन, तुम लिखने की कह रहे हो इसलिए। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में नेवर डू एनीथिंग दैट यू गेट, नेवर डू एनीथिंग दैट यू गेट, दैट यू गेट someone to do for you, that you get someone to do for you। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, नेवर डू एनीथिंग दैट यू कैन गेट डन फ्रॉम एनीवन। ठीक है, डन फॉर यू, कोई आपके लिए कर सकता है ना, वो काम खुद मत करो भाई, कह रहा हो। ठीक है, हाँ। अब एक होता है लेसेज जे फेरी, लेसेज फेरी, ये है क्या, इसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। ये तीन टाइप की लीडरशिप जनरली अपन देखते हैं। ठीक है, देखो देखो सुनो एक बार। और तो ये फंक्शनल लीडरशिप क्या होता है पता ही होता है सबको, है ना। प्रोफेशनल लीडरशिप, प्रोफेशनल लीडरशिप क्या होगी भाई? है कोई प्रोफेशन होगा उसमें तुम लीडर बनोगे, तो प्रोफेशन जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में तुम लीडर होगे तो तुम क्या होगे? प्रोफेशनल लीडरशिप। फंक्शनल, तुम्हारे काम में तुम लीडर होगे तो फंक्शनल लीडरशिप। वो तो नाम से पता लग रहा है, ये चीज जानने वाली। ठीक है, ऑटोक्रेटिक क्या होता है भाई? हाँ क्या?
जैसे राजतंत्र है ना, वो ऑटोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप है। ऑटो मीन्स मैं, सब कुछ मैं अकेला हूं, ठीक है, सारा काम मेरे थ्रू ही होगा, वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। यानी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन पे कोई विश्वास नहीं है, मैं करूंगा वही सही होगा, तो वो क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। जैसे राजतंत्र, तो राजतंत्र किस टाइप का है भाई, ऑटोक्रेटिक है, कि राजा ने जो फैसला सुना दिया, जो राजा ने कह दिया वो क्या है, अंतिम है, तो वो क्या है, ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है भाई, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, ठीक है, ये क्या है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ठीक है, कि सब कुछ जनता के लिए हो रहा है, जनता ही कर रही है, जनता अपने खुद के लिए कर रही है, बस बुलाना है ये तो बस, है ना। डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, ये ऐसा है कि भाई जनता अपने लिए कर रही है, खुश है, पर जनता अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, जनता चुन रही है सिर्फ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू वो चाहते हैं, वो अपने आप ही कर रहे हैं जनता के साथ, ठीक है। फिर आता है लेसेस फेरी, तो इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक का, हिटलर, हिटलर ऑटोक्रेटिक हो गया, या कोई भी राजा राजतंत्र में तुम मान लो, हाँ वो सारे ऑटोक्रेटिक है ना, हाँ किम जोंग ऑटोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब कौन है, हाँ चलो अभी नहीं, मैं तो मान नहीं सकता, हाँ अरे तो लीडरशिप में तो नाम एग्जांपल बताए तुम्हारे राजा का, बार वाला नहीं बताना चाहिए क्या, हाँ तो तुम वो मान लो, है ना, ठीक है। लेसेस फेरी क्या होता है भाई, ये होता है कि भाई लीडर है ना, वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को क्या छोड़ देगा, फ्री छोड़ देगा, उसको फेथ है अपने सब ऑर्डिनेट्स पे कि ये करेंगे, वो बढ़िया करेंगे, ठीक है, तो वो फ्री छोड़ देगा, फ्रीडम होगी किसकी, सब ऑर्डिनेट्स की, लीडर उनको बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, बीच में रोक टोक नहीं करेगा, बस वो लीडर है बैठा है आराम से सोया रहेगा कि तुम कर लाना यार जो भी करके लाओ वो, ठीक है, वो लेसेस फेरी इसको बोलते हैं, लेसेस फेरी टाइप लीडरशिप, जिसमें क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट्स फ्री होते हैं। किसमें सेल्फ डाउट, किसको, खुद को सेल्फ डाउट ही होगा, तभी तो वो उनके भरोसे छोड़ दिया। जैसे एक घर में कोई कहने को चौधरी है, ठीक है, उस घर का मुखिया है, बट वो डिसीजन लेने में हिचकिचाता है ना, इसलिए उसने कहा कि तुम यार ये तुम कर लेना, तुम करोगे वैसे सही है, ठीक है, उसने अपने अपने उस हिसाब से उनमें रोल बांट दिए, तो उसको वो फ्री हो गया। ये फ्री टाइप लीडरशिप है कि सब ऑर्डिनेट्स को फ्री छोड़ दो, उसको बीच में कोई रोका टोकी नहीं करनी, वो कि मेरे से तो तुम पैसे ले जाना, तुमको करना है वो करना, ठीक है, तुमको मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए तो ले जाना, मेरी तरफ से तुम फ्री हो, तो वो कैसी लीडरशिप है, लेसेस फेरी, ठीक है। तो ये तुम अगर कुछ लिखना तो इसमें क्या है तुमको याद हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेरी, ये इतनी टाइप की लीडरशिप है। ट्रेडिशनल, कास्ट, ये सब तुमको अपने आप ही आ जाएंगे। लेस, नाम से ही पता लग रहा है ना इसके, लेसेज है ये, इसको ऐसे लिखना, लेसेज, ये सही। फेरी मतलब फ्री, लेसेज फेरी, फ्री। नेशनल यूथ डे पे पार्टी होती है क्या भाई, क्यों बनाते हैं नेशनल यूथ डे, हाँ हाँ हाँ, बस इतनी ध्यान में रखनी है अपने, कब आती है बस। क्या रोल है अभी स्वामी विवेकानंद जी का यूथ की लाइफ पे, हाँ बिल्कुल, इसीलिए बनाते हैं भाई कि उनके संघर्ष से तुम सीखो और
तुम भी आगे बढ़ो उनकी तरफ, तो तुम भी अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है यार, वरना मैं बता देता है। वो ब्रह्मचर्य थे कि नहीं मेरे को नहीं पता। ठीक है, नहीं थे क्या? अच्छा फिर ठीक। है था। तूने तूने आसाराम वाली किताब पढ़ ली? उसमें लिखा होता है ऐसा। उसमें बता रखा भाई ब्रह्मचर्य थे और निष्काम योग शक्ति से, ध्यान योग से। छोड़ो, ये अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है ना। इसका अभी तक कोई शोध हुआ नहीं है कभी, अगर ब्रह्मचर्य है तो तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है दिमाग से। और वैसे अगर देखें ना, साइंटिफिक जो स्टडी हुई है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे भी, जो मोटिवेशन पढ़ेंगे ना, जब मोटिवेशन में ये पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले जो बेसिक नीड है ना, जैसे जो मैस्लो था उसने चार्ट दिया नीड्स का, तो उसमें उसने फिजियोलॉजिकल नीड्स को सबसे बेसिक नीड बताया। ठीक है, अगर वो तुम्हारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, वो अगर कंप्लीट होंगे ना, तब आप ऊपर बढ़ पाओगे। ठीक है, तो उसमें एक वो भी आ जाता है, फैमिली। ठीक है, तो वो आ जाता है, तो उसको अपन स्किप नहीं कर सकते, है ना। उस वो कंप्लीट होगा तभी अपन ऊपर जा पाएंगे, अपन देखेंगे ये चीज। इसका मतलब बाटी जी को याद कम रहता है। अरे बट तेरे को याद कम रहता है, इसका मतलब तू ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। ठीक है, तो कोई ऐसा याद करने का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। लीडरशिप में अब और तो तुम्हारे जो ये दिए हैं इसमें कोई लेना देना नहीं है, पर आराम से समझ सकते हैं कि कास्ट लीडर कौन होता है, फंक्शनल लीडर, ट्रेडिशनल लीडर, कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें से। ठीक है, हाँ अब देखो भाई, चेंज देखो, सोशल चेंज आगे यही है ना तुम्हारे नोट्स में। सोशल चेंज नहीं है? हाँ तो एक लाइन है, बट इसके अंदर बहुत छुपा है कुछ चीज है। जैसे सोसाइटी में एक लाइन थी, पर अपने को स्ट्रक्चर फंक्शनल पता चला ना, तो वैसे ही सोसाइटी के अगर स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में कोई बदलाव होगा, उसको अपन क्या बोल देंगे? सोशल चेंज। तो ये दो टाइप का हो सकता है उसके हिसाब से, कि स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, या क्या हो सकता है? फंक्शनल हो सकता है। तो अब अपने जो एलिमेंट पढ़े थे सोसाइटी के, वो यहाँ काम आ जाएंगे। सोसाइटी के दो देखे थे अपन कि ये स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सोसाइटी है और ये फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी है। अब जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनके अंदर अगर बदलाव आया तो उसको अपन ने क्या बोल दिया? स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, अगर फंक्शनल एलिमेंट्स में चेंज आया तो क्या बोल दिया? फंक्शनल चेंज। अब मैं बोलूं कि भाई लोगों के रिलेशनशिप थे जो इंटर, जो अपन बोलेंगे कि भाई रिलेशनशिप थे इंटर लोगों के बीच में या इंट्रा ग्रुप्स में, उनमें चेंज आया है, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज है या फंक्शनल चेंज है? स्ट्रक्चरल चेंज है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट थे, क्या क्या? आइडेंटिटी, कंपोजिशन, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, इंट्रा ग्रुप। ठीक है, तो अब इनके अंदर अगर कोई चेंज आएगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे? स्ट्रक्चरल चेंज। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि भाई इसके अंदर चेंज हो गया, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है या फंक्शनल चेंज है? तो ये अपने को पता है एलिमेंट कौन सा है, स्ट्रक्चरल है, तो स्ट्रक्चरल चेंज है। फंक्शनल है तो फंक्शनल चेंज है। अब मैं कहूं कि भाई उसके लॉज में, इसके नॉर्म्स में चेंज आ गया, तो वो कैसा है भाई? उसके लीडर में चेंज आ गया तो क्या है? फंक्शनल चेंज। उसके रिसोर्सेज में चेंज आ गया तो क्या है? बस। तो बस वो अगर अपने को उनके एलिमेंट्स याद हैं तो अपने को चेंज भी याद है। तो सोशल चेंज में ये दो लिख लो, स्ट्रक्चरल चेंज एंड फंक्शनल चेंज।
चेंज इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, चेंज इन फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। अब एक लाइन में तुम्हारा सर जाता काम, क्वेश्चन आ जाता वहां के स्ट्रक्चरल चेंज है, इनमें से क्या है, तो तुम तो खत्म हो गया काम। कहाँ पे पढ़ी है पहले? तो अब अगर मैं यहाँ नहीं बताता तुम वहां से यहाँ कर लेते कैरी, शाणे हो तुम तो। अच्छा, तो वो उसमें तो इन नोट्स में तो था नहीं है, एलिमेंट्स नहीं थे इसमें तो। ठीक है, तो ये चेंज अब इतना सा है, इसका मतलब ये है कि अब मैं इसमें ज्यादा नहीं लिखा रहा, वरना ये सोशल चेंज का एक बड़ा टॉपिक हो गया। अब अगर मैं एक एक एलिमेंट की यहाँ बात करता तो वो बड़ी बात हो जाती, इसलिए अपन ने एलिमेंट्स पहले पढ़ लिए। अब इसमें सिर्फ अपन यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में चेंज आया तो उसको स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया, अगर फंक्शनल एलिमेंट्स में चेंज आया तो उसको फंक्शनल चेंज ऑफ सोसाइटी बोल दिया। ठीक है, बस। अब क्या है भाई, सोशल चेंज में यहाँ लिख लेना ये बात है। अब मैंने ये यहाँ ऐसे बताइए, पर ये लिख लेना, चेंज इन, कौन कर रहा है? इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू रीस्टार्ट, नॉट नाउ। दिहाड़ी तो अभी छोड़ दो तो भी होगी। ठीक है, ये बात लिख लेना उसके आगे भाई। हो गया वैसे कंप्लीट, यही तो बताना है। इसके बाद में साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी एक चैप्टर और लगेगा। ये कंप्लीट हो गई भाई, सोशियोलॉजी अपनी कंप्लीट हो गई है, इतनी है। इसके बाद सोशियोलॉजी में कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अब तुम करके देख लेना, कहीं से तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस है तो सोशियोलॉजी में इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ साइकोलॉजी का थोड़ी कुछ बात करेंगे अपन, है ना। ऑब्जेक्टिव हाँ दूंगा मैं, तुम एक बार पढ़ लो सारा उसके बाद, वरना तुम मेरे को पढ़ाने नहीं दोगे, बीच में मेरे से पूछोगे तो मैं ऐसा रिस्क कर लूंगा। मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा ना, पूछो, मैंने बताया ना उसमें वो तुम्हारे डाउट काउंटर में, हाँ डाउट डालना वहाँ पे मैं सामने, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वो तो ऐसे इसी दिहाड़ी में कर दूंगा उसको, डाउट तुम्हारे फ्री में ले लूंगा मैं। ठीक है, तुम एक बार सॉल्यूशन कर लेना, जो भी तुमको दिक्कत आए वो मेरे को बता देना, है ना। तो उसमें मैं बता रहा हूँ ना, उसमें बता देना। क्लास लूं तो मैं एक काम करता हूँ, वो संडे टू संडे ना, एक संडे वाले दिन तुम्हारा टेस्ट होगा उस दिन तो, पर उस दिन मैं संडे को आ जाऊंगा तो, पर मैं आ नहीं पाऊंगा यार अभी बाद में। ठीक है, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो तुमको दूंगा रास्ता, है ना। हाँ है, डाउट आएंगे, बहुत आएंगे, एक्सटेंशन है ये। अब साइकोलॉजी में अपन कोग्निटिव अफेक्शन कोग्निशन क्वेश्चन आता है, उसमें ये मेन जो क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी में, अब बहुत ज्यादा डीप साइकोलॉजी नहीं जाएंगे, बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक है वैसे, साइकोलॉजी अच्छी चीज है। ठीक है, ओके। कौन सी मैडम?